खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया ब्रेकिंग न्यूज के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी और अहम खबरों की। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। गोविंद कुमार को मुठभेड़ के दौरान लगी थी गोली। लोहिया अस्पताल इलाज के दौरान सोबिंद की हुई मौत। किसान पथ के पास देर रात बदमाशों की मिली थी लोकेशन। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की पुलिस द्वारा बदमाशों को रोकने का किया था प्रयास। पुलिस पर कार चढ़ाने का बदमाशों ने किया था प्रयास। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं देर रात फिर हुई पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। क्राइम ब्रांच और चिन्हट पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। $25,000 का इनामी बदमाश सोबिंद कुमार मारा गया। सोबिंद कुमार को मुठभेड़ के दौरान लगी थी गोली। लोहिया अस्पताल इलाज के दौरान सोबिंद की हुई मौत। किसान पथ के पास देर रात बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़। पुलिस द्वारा बदमाशों को रोकने का किया था प्रयास। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं पुलिस द्वारा बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया था। पुलिस पर कार चढ़ाने का बदमाशों ने किया प्रयास। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा शर्मा, जैसा कि कल रात की कार्रवाई सामने आ रही है, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई है और सोबिंद की मौत हो चुकी है। फिलहाल अभी इस मामले को लेकर पूरी अपडेट क्या निकल कर आ रही है? देखिए दीपिका, मुठभेड़ हुई है। लखनऊ का चिन्हट इलाका है और चिन्हट के जो आउटर रिंग रोड है, किसान पथ है, वहां पर ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें बैंक रॉबरी जो इंडियन ओवरसीज बैंक में बीते दिनों हुई थी, उसमें जो फरार आरोपी था सोबिंद कुमार, उसको मुठभेड़ के दौरान पहले तो घायल हुआ और इसके बाद जब उसे अस्पताल पुलिस वालों ने पहुंचाया तो वहां उसकी डेथ हो गई। तो इस पूरे घटनाक्रम में ये कहा जाएगा कि पुलिस एनकाउंटर में सोबिंद कुमार को मार गिराया गया है और ये वही शख्स है जिसने इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर चोरी की घटना को अंजाम दिया था और 42 लॉकर बैंक के अंदर तोड़े थे, जिसमें करोड़ों की ज्वेलरी, कैश और कीमती कागज ले गए थे। कल सुबह लखनऊ पुलिस की एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें एक बदमाश घायल हुआ था, अरविंद कुमार, उसको गिरफ्तार किया गया था और अन्य दो बदमाश थे जो कैलाश और बलराम थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। अब ये चौथा जो आरोपी है उसको पुलिस ने कल देर रात मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है और ये जरूर कहा है कि इसके पास से कुछ सामान बरामद हुआ है, जिसमें से जेवर, नकदी, पिस्टल और कार है। वो सभी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है और जरूर कहा जा सकता है कि कल देर रात की मुठभेड़ है तो आज इस पूरे मामले को लेकर के लखनऊ पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है, विस्तार से इन सारी चीजों को बता सकती है और ये जरूर बताएगी कि आखिरकार जो चीजें चोरी हुई थी उसमें से क्या क्या बरामद हुआ उनके पास और कौन कौन लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है। क्योंकि लखनऊ में कल ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरी बैंक रॉबरी में 7 लोग शामिल थे, जिसको 3 लोगों को मुठभेड़ के दौरान कल सुबह गिरफ्तार किया गया था और देर रात में एक बदमाश से मुठभेड़ हुई है, सोबिंद कुमार, जिसको मार गिराया गया। तो अब पूरे घटनाक्रम को एक साथ जोड़ करके देखा जाएगा और जरूर ये पाया जाएगा कि आखिरकार जो बरामदगी हुई है वो कितनी हुई है, कितनी जो चोरी हुई थी उनका आंकलन जरूर लगाया जा रहा है बैंक लॉकर से। ये तमाम चीजें जो है वो एक कड़ी में जोड़ने का प्रयास पुलिस टीम कर रही है। शिवा शर्मा, ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल जो मामले को लेकर अपडेट निकला है कि मुठभेड़ में और गोली लगने से सोबित की मौत हो गई, लेकिन एक बात सामने आ रही है कि सिक्योरिटी कहाँ थी? कल जो ओवरसीज बैंक में इतनी बड़ी लूटपाट की घटना सामने आई, वहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो चौबंद होनी चाहिए थी वो नहीं थी। क्या किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई या फिर किसी संबंधित अधिकारी से कोई बात सामने निकल कर आ रही है कि सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी? देखिए, ये पहली बार तो घटनाक्रम सैटरडे की रात का है और शनिवार से जब रविवार का दिन लगा था
तब रात में तकरीबन 4 घंटे तक घर में घुस करके घर के जरिए घुस करके बैंक की दीवार काटी गई। उस दीवार को काट करके जो सेफ रूम था उसकी दीवार काट करके चोर अंदर घुसे थे। ये पूरी घटना जो है वो वहां अंदर जो कैमरा लगा हुआ था बैंक के अंदर, उस पूरे घटनाक्रम कैद हो गई। ये जरूर पुलिस अफसरों की तरफ से बताया गया है, क्योंकि बैंक जो है वो इनसिक्योर जगह पर है। उसकी जो तीनों दिशाएं हैं, फ्रंट को छोड़ दे तो तीनों दिशाएं वो इनसिक्योर रूप से है, क्योंकि किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं है। तो मानकों से विपरीत तो था ही बैंक बना हुआ था, लेकिन जो सिक्योरिटी की अगर बात कर ले तो कोई भी सुरक्षा कर्मी या सुरक्षा गार्ड किसी भी तरीके से बैंक की पहरेदारी नहीं करता था। ये पुलिस के अफसरों ने कहा है कि इस बात को लेकर के, चूंकि उनकी गवर्निंग बॉडी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और आरबीआई को लेकर के लखनऊ पुलिस इसमें पत्राचार करेगी और बैंक के खिलाफ भी लिखेगी कि आखिरकार इतनी बड़ी बैंक जिसमें लॉकर्स होते हैं, जिसमें सेफ्टी सिक्योरिटी के तमाम मानक होने चाहिए, वो मानकों को दरकिनार रख के इंडियन ओवरसीज बैंक को चलाया जा रहा था। तो लखनऊ पुलिस प्रयासरत रहेगी कि ऐसे घटनाक्रम होने से पहले, ताकि सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो उनकी अपनी बैंक की भी। पुलिस तो अपनी सिक्योरिटी कर ही रही है, जैसे उसकी डेली रूटीन जो चेकिंग होती है, गश्त होती है, लेकिन अब बैंक की अगर सिक्योरिटी होती तो ये जरूर कहा जा सकता था कि 4 घंटे अंदर बदमाश रहे थे जिन्होंने लॉकर तोड़े थे, सेफ रूम तोड़ा था, उस दौरान सायरन बज सकता था, उस दौरान सिक्योरिटी को पता लग सकता था, लेकिन वो सभी चीजें नहीं हुई। तो जरूर बैंक के बड़े लोग होल्स हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के, और उसी को लेकर के लखनऊ पुलिस आरबीआई को और बैंक को पत्राचार करेगी और उनसे जवाब तलब करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए शिवा शर्मा आपका। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे थे। ये आज दिनांक 23 दिसंबर 2024 को पुलिस आयुक्त महोदय की क्राइम टीम और थाना चिरहट की टीम लगातार क्षेत्र में कोम्बिंग कर रही थी अलग अलग जगहों पे। इसी पे पुलिस को जब कोम्बिंग कर रही थी तो एक गाड़ी अनियंत्रित रफ्तार से आती हुई दिखी, और जब पुलिस पार्टी ने उसे रोकने का प्रयास किया तो और ज़्यादा अनियंत्रित होकर पुलिस की तरफ हुई, और उसमें से एक व्यक्ति ने उग्र होकर पुलिस पे फायरिंग कर दी। इसी के जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा सिखलाए हुए तरीके से उस पर फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम सुबिन कुमार निकल के आ रहा है, उसकी जेब में पाई हुई डायरी से वो घायल हो गया, और दूसरा व्यक्ति जो था वो गाड़ी छोड़ के मौके से फरार हो गया है। पुलिस द्वारा उसे इलाज के लिए सीएचसी चिन्हट ले जाया गया है, जहां से उसको आरएमएल अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। वहां उसका इलाज कराया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। ठीक है, रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको गाजीपुर जिले से बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश ढेर हुआ। लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक रॉबरी में फरार था बदमाश। बिहार के मुंगेर जिले का रहने वाला सन्नी दयाल। स्वाट टीम और थाना गहमर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। 25,000 के इनामी सन्नी दयाल को पुलिस ने मार गिराया। मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश जा रहे थे बिहार बॉर्डर की तरफ। सन्नी दयाल के साथ मौजूद दूसरा आरोपी मौके से हुआ फरार। स्वाट टीम और थाना गहमर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। 25,000 के इनामी सन्नी दयाल को पुलिस ने मार गिराया। मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश जा रहे थे बिहार बॉर्डर की तरफ। सन्नी दयाल के साथ मौजूद दूसरा आरोपी मौके से फरार हुआ। गाजीपुर जिले में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश ढेर। ये नॉर्मल चेकिंग आज हमारे द्वारा की जा रही थी, जो कि लगातार बिहार बक्सर बॉर्डर पर चेकिंग की जाती है 12 गहमर थाना क्षेत्र में 12 चौकी के अंतर्गत। तो जब चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति एक बाइक पर जाते हुए दिखाई दिए, जिनको जब रोकने का प्रयास किया गया 12 चौकी इंचार्ज के द्वारा, तो वो वहाँ से गाड़ी पलट के और वहाँ से भाग निकले। और उनको जब तत्काल सूचना दी गई चौकी इंचार्ज के द्वारा, तो वहाँ पर थाने की टीम और सभी लोगों ने उसको ट्रेस करना शुरू किया। तो वहीं मौका पाकर वो सड़क से उतर के एक सुनसान निर्जन स्थान की तरफ उन्होंने भागने का वहाँ पर प्रयास किया, जिसमें से एक लड़का जो था वो वहाँ से भाग गया, और दूसरा लड़का जो वहीं पर पुलिस के ऊपर छुप के वहाँ से फायरिंग करने लगा जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया। तो जवाबी फायरिंग में जो उसके ऊपर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, तो उसके पैर में और उसके छाती पर गोली लगी, जिससे गंभीर रूप से घायल हुआ। उस दौरान जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि
इसका नाम सनी दयाल है और ये मुंगेर का रहने वाला है। और ये लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक में एक नकद देने की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें काफी भारी संख्या में बैंकों के लॉकर काटे गए थे और उनमें से पैसा और ज्वेलरी निकाला गया था। तो ये उसमें उसका ये वांछित था। और उसके उपरांत जो लखनऊ में चिन्हट थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान कुछ अपराधी पकड़े गए थे, उसमें ये वहां से बच निकले थे और अब ये बिहार भागने के प्रयास में लगे हुए थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इकरार खान जुड़ चुके हैं। इकरार खान, स्वाट टीम और थाना गहमर पुलिस की एक संयुक्त कार्रवाई भी सामने आ रही है, तो इस मामले को लेकर अभी पूरी अपडेट आपके पास क्या है? जी, बता देना चाहता हूं कि आज कल रात में गाजीपुर की स्क्वाश टीम और गहमर पुलिस ने एक बड़ी सफलता की। लखनऊ के बैंक लॉकर में हुई घटना को लेकर बिहार गाजीपुर से सटा हुआ बिहार एसी के रास्ते से भाग रहा था, जिसकी वजह से पुलिस और स्वाट टीम ने उसको कैप्चर करते हुए उसके बाद दो लोग थे, दोनों लोग में एक लोग अंधेरे का फायदा उठा तो उसके जो एक दूसरे को पुलिस ने सीने में बचाव, पुलिस में ऊपर फायरिंग करने लगा। उसमें पुलिस ने बचाव करते हुए पैर में और सीने में गोली मारी, जिसकी उसको जिला अस्पताल लाते लाते उसकी डेथ हो गई। और जी इकरार खान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। महाकुंभ नगर सबसे प्राचीन अखाड़ों में से एक अखाड़ा श्री पंच दस नाम आवाहन अखाड़ा की पेशवाई भव्यता एवं दिव्यता के साथ निकाली गई। पेशवाई शोभा यात्रा में सैकड़ों रथों पर सवार होकर साधु संत नैनी स्थित मडोका आश्रम से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए काली मार्ग सेक्टर नंबर 20 पर पहुंचे। वैसे के न्यूज पर संतों ने ऐलान किया कि पेशवाई शब्द गैर सनातनी शब्द है और इसका बहिष्कार किया और कहा कि आज से पेशवाई शब्द का प्रयोग न करके छावनी प्रवेश का ही प्रयोग किया जाएगा। शोभा यात्रा में हाथी, घोड़ा, पालकी के साथ देश भर के दर्जनों नामचीन बैंड भी शामिल थे। पेशवाई का नेतृत्व आवाहन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बाबा अरुण गिरी जी महाराज जी ने किया। गौरतलब हो कि आवाहन अखाड़ा शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित सबसे प्राचीन अखाड़ों में से एक अखाड़ा है। शोभा यात्रा में अखाड़े के नागा संत आकर्षण का केंद्र रहे। बैंड बाजा की धुनों पर नागा संत करतब दिखाए। आवाहन अखाड़े का छावनी प्रवेश बहुत ही भव्य और दिव्यता के साथ संपन्न हुआ। छावनी प्रवेश के साथ ही देवताओं का भी प्रवेश छावनी परिसर में हो गया, जिससे देश और विदेश के साधु संत शामिल हुए। नागा बाबा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुण गिरी महाराज भी अपनी पर्यावरण प्रेम के कारण मेले में अलग पहचान रखते हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आवाहन अखाड़े के साधु संत भूमि आवंटन को लेकर संतुष्ट नजर नहीं आए। आवाहन अखाड़े के नागा साधु बाबा का कहना है कि आवाहन अखाड़े को भूमि आवंटन पर्याप्त नहीं हुआ है और कुछ भूमि का आवंटन घाटों से बहुत दूर कर दिया गया है, जिससे सन्यासियों को स्नान करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अभी समस्या का पूरा निदान नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। आवाहन अखाड़े के नागा साधु बाबा ने के न्यूज से बातचीत में बताया कि एक नागा साधु कैसे बनता है। उन्होंने कहा कि नागा साधु बनने के लिए एक व्यक्ति को कठोर तप और अनुशासन का पालन करना पड़ता है। उनका मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा और देश की सुरक्षा करना होता है। हमारे साथ मौजूद है आह्वान अखाड़े के महंत सर्वेशानंद गिरी जी महाराज। आइए उनसे थोड़ा सा जानते हैं कि भूमि आवंटन को लेकर के क्या विवाद चल रहा है। महाराज, ये जो आवंटन को लेकर विवाद हो रहा है, तो ये क्या विवाद है? विवाद नहीं है, केवल आजकल जो है धर्मद्रोही, धर्म संग्री, लंपट, भोगी, तामसी वेद के ज्ञाता लोग जो है साधु समाज की जो परंपराओं से रेल के पास, अखाड़ों के पास ही टेंट लगते थे, उनको हम तो प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि देखो हमारे जो संस्था है अधिनियम 21 सन 18 के 60 के अंतर्गत ये पंजीकरण संस्था है और इस संस्था को
देश और विदेश तक में सनातन धर्म का नाम उज्जवल किया तो साधु समाज ने ही नैतिकता की भावना जागृत किया। मूल समस्या क्या है महाराज? मूल समस्या ये है कि हमारे सभी संतों को आए हुए जो यहाँ मेला में पधारे हैं गंगा जी में, भाई ये प्रयागराज है, प्रामाण्य प्रश्नों का उत्तर देना भक्तों को, या माने याद कराना, ज्ञा माने उसको ज्ञान को प्रतीक कराना, रामाने जो होता है इसमें राग दोष नहीं होना चाहिए, अजामाने होता है किसी चीज को जनाए। साधु संत अगर यहाँ टेंट लगा कर बैठते हैं अखाड़े के सामने तो उस चीज को जनाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, धूना जलाते हैं, श्रद्धालु आते हैं। अब ये जितने टीने लग गए हैं तो क्या टीनों से उनको प्रसाद भोजन मिलेगा? यात्रियों को नहीं मिलेगा। भूखा प्यासा व्यक्ति आत्मा से जाएगा और ये कुंभ माने पेट को नहीं भर के जाएगा तो क्या मतलब इनके लिए? ये जितने लगा कर बैठ गए हैं, ये धर्म दोही धर्म संग्री लंपट भोगी, ये तामसी वेद के ज्ञाता लोग जो है बड़े बड़े जो बैठ रहे हैं पंडे लोग, अर्थात ये साधु समाज की गरिमा। महाराज प्रशासन से क्या मांगे हैं आप लोग? हम प्रशासन के लिए गरिमा करते हैं और प्रशासन हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि भूमि आमंत्रण पुल के पास ही होना चाहिए साधु समाज। बाबा ने यह भी बताया कि नागा साधु अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार रहते हैं ताकि धर्म और देश की रक्षा की जा सके। यह उनकी निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ 2025 में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों को सुरक्षा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुरक्षा की फुल प्रूफ व्यवस्थाओं की जानकारी दी। डीजीपी ने दावा किया कि महाकुंभ आयोजन को 100% सफल साबित करने की सभी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। डीजीपी ने दावा किया है कि महाकुंभ पहुंचने वाले किसी भी श्रद्धालु या पर्यटक को किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए 7 लेयर स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए करीब 200 करोड़ रुपए के सुरक्षा उपकरण खरीदे गए हैं। उन्होंने बताया कि 45 दिवसीय महाकुंभ आयोजन में 45-50 करोड़ लोगों का पहुंचने का आकलन है। महाकुंभ के दौरान 3 शाही स्नान सहित 6 तिथियां महत्वपूर्ण हैं। पहली तिथि पौष पूर्णिमा 13 जनवरी और दूसरी मकर संक्रांति 14 जनवरी है। मकर संक्रांति पर शाही स्नान भी होगा। इसी तरह तीसरी मौनी अमावस्या 29 जनवरी को भी शाही स्नान होगा। उन्होंने बताया कि अंतिम शाही स्नान बसंत पंचमी 30 फरवरी को होगा। इसके बाद माघी पूर्णिमा 12 फरवरी और महाशिवरात्रि 26 फरवरी स्नान पर्वों पर अत्याधिक श्रद्धालु का पहुंचना होता है। महाशिवरात्रि पर ही महाकुंभ का समापन होगा। पृथ्वी पे इतने व्यक्तियों का इतने कम दिनों में आवागमन शायद ही कहीं होता है और इस वर्ष यह अनुमान है कि लगभग 40 से 50 करोड़ लोग 45 दिनों की जो मेला अवधि है उस दौरान प्रयागराज तथा अन्य धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। 6 महत्वपूर्ण तिथियां महाकुंभ से संबंधित हैं। इनमें से 3 शाही स्नान के दिन हैं। पहली तिथि पौष पूर्णिमा की है जो कि 13 जनवरी को होगी। दूसरी मकर संक्रांति जो कि एक शाही स्नान होगा वो 14 जनवरी को होगा। उसके बाद से मौनी अमावस्या का शाही स्नान 29 जनवरी को होगा तथा अंतिम शाही स्नान बसंत पंचमी 3 फरवरी को संपन्न होगा और उसके बाद से माघी पूर्णिमा 12 फरवरी तथा महाशिवरात्रि 26 फरवरी के बाद से महाकुंभ का समापन होगा। यूपी पुलिस के शीर्ष अधिकारी प्रशांत कुमार के मुताबिक महाकुंभ के मद्देनजर डिस्ट्रस्टर सुरक्षा और लोगों को डूबने से बचने के लिए उपयोगी उपकरणों की खरीदारी की गई। इंटरनेशनल और इंटर स्टेट बॉर्डरों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इसके लिए संबंधित राज्यों के डीजीपी साहिबान को पहले ही पत्र लिखकर भेजे गए हैं। सभी पूरा मेला क्षेत्र सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित होगा जो कि एआई इनेबल्ड होगा। इस दौरान हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं
और अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं उस पर भी चौकसी बढ़ाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जिस बल की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में एसएसबी की, उसके साथ भी मीटिंग हो चुकी है। जो हमारे यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, हम लोग 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। एक तो उद्गम स्थान से भी हम उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। इसके लिए सभी संबंधित राज्यों के महानिदेशकों को पत्र भेजा जा चुका है। फिर जैसे ही वो हमारी सीमा में आएंगे, एक चेकिंग वहाँ होगी, फिर जोन के लेवल पे चेकिंग होगी, उसके बाद से कमिश्नरेट के लेवल पे चेकिंग होगी, फिर कुंभ थाना क्षेत्र में भी 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ी जन सहभागिता वाला मेला माना जाता है। इससे निश्चित तौर पर 40-50 करोड़ लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना बड़ा काम है। अब तक प्रयागराज में सुरक्षित कुंभ व महाकुंभ आयोजित होते रहे हैं, इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर अमल करने के लिए उपकरण जुटाना पूरी तरह सही है, जिससे महाकुंभ पहुंचने वाले विभिन्न जिलों, राज्यों व देशों के लोग यूपी की बेहतरीन यादों के साथ वापसी कर सके। लखनऊ से के न्यूज के लिए शिवा शर्मा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। बरेली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ दोपहर 1 बजे भाजपा बरेली कार्यालय में पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। बरेली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आएंगे डिप्टी सीएम। शाम 4:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बरेली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज दौरा। सुबह 10:50 पर पहुंचेंगे बरेली एयरपोर्ट। एबीवीपी ब्रज प्रांत के 65वें प्रांत अधिवेशन में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य। दोपहर 1 बजे भाजपा बरेली कार्यालय पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करते नजर आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बरेली से अहम खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। शाम 4:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे डिप्टी सीएम। ब्रेकिंग न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।